ये इंस्टीट्यूशन और ये मैंने ये लगता है कि स्वामी जी का जो फंडामेंटल आइडिया, अभी देखिए कि एक चीज के आज के भारत में यह कहाँ तक ये सफल हुआ है स्वामी जी का ड्रीम। मैं कभी कभी ऐसा देखता हूँ, ऑफ कोर्स दीज आर अर्ली डेज। चर्च जो था, चर्च का इंस्टीट्यूशन कहो न कि ये बुद्धिस्ट धम्म कहो, वह जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको फैलने में मने एक प्रॉपर शेप लेने में हजारों साल लगे हैं, मने उससे कम में तो होगा ही नहीं। और हमारा मूवमेंट तो अभी बिल्कुल नया है, 150 साल न कि अब बेलूर मठ, अब ठाकुर की जन्म तिथि से यदि देखे तो 200 साल, ये 2036 यानी कि आई थिंक ऑलमोस्ट 10 साल के बाद में 200 साल हमको कंप्लीट होंगे। तो 200 साल के हिसाब से हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है वो कोई बुरा नहीं है। जीसस के जीसस का नाम पूरी पृथ्वी पे भ्रमण करने के लिए 400 साल लगे थे। जीसस के जन्म के 400 साल बाद ऐसा हुआ था कि जीसस का नाम पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर पाया था, इस अर्थ में कि पूरी पृथ्वी के जितने भी देश है वहाँ पे जीसस का नाम प्रचार करते करते 400 साल लगे थे। तो किंतु ये रामकृष्ण रूपी एक ऐसी महासत्ता का उदय हुआ है, स्वामी जी कहते हैं कि ठाकुर की महासमाधि के 10 साल के भीतर में इस महासत्ता ने पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर लिया है। स्वामी जी ने पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया था और यूरोप अमेरिका में ठाकुर के नाम का प्रचार किया था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में स्वामी जी कहते हैं कि 10 ही साल में हमने ठाकुर के नाम ने पृथ्वी का भ्रमण कर लिया। किंतु यहाँ पे देखिए कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। आज यदि हम आज से 2000 साल पहले यदि ठाकुर का जन्म होता तो फिर क्या है कि उतने ही टाइम लगता जितना कि बाकी सब धर्मों को उस समय लगा था। तो वो एक एज के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से सब चलता है। किंतु यदि हम इस तरह से देखें तो हमको बहुत बार अभी जैसे हमारा रिसेंट डिस्कशन हो रहा था कि 200 साल हो गए हैं ठाकुर के जन्म को, किंतु भारत का प्रगति देख करके हमको संतोष नहीं होता। एक तरह का डिसअपॉइंटमेंट जैसा हमको लगता है, खास करके जब हम अपने को चाइना के साथ में कंपेयर करते हैं। और किसी के साथ में कंपेयर करने से ऐसा दुख नहीं होगा। ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस है, ये सब कंट्रीज क्या है कि फ्रंट लाइन पे काफ़ी लंबा समय रह चुके हैं। ये मिडल ईस्ट के कंट्री है, उनके पास में एक अनफेयर एडवांटेज है, उनके पास में ये पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स है जो कि उनको एक अनफेयर एडवांटेज देते हैं। तो चलो उनके साथ में भी अपना कंपैरिजन करने का कोई बनता नहीं है। ये जो साउथ एशिया के जितने कंट्री है उसमें तो हम कंफर्टेबली आगे हैं। हमारे जितने नेबर है, हमारे जितने पड़ोसी है, सब करप्शन में डूबे हुए हैं, सबके इंस्टीट्यूशंस ख़त्म हो चुके हैं। तो उससे हमको अच्छा ही लगता है जब अपने पड़ोसियों के साथ में अपने को कंपेयर करते हैं। एक गर्व भी महसूस होता है कि चलो हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी इंटैक्ट है, अपना इकोनॉमी फिर भी 5-6% के हिसाब से रेगुलरली वो डेवलप हो रहा है, वगैरह वगैरह। और यदि हम ये सिंगापुर वगैरह जो एशियन टाइगर को देखते हैं तो भी इतना दुख नहीं होता। क्यों? रीज़न क्या है कि इंडिया है आज 150 करोड़ का कंट्री, और आज से 80s में ये इकोनॉमिकल मिरेकल हुआ था। तो ये एशियन टाइगर्स का उस समय अपना पॉपुलेशन एटलीस्ट 80 करोड़ के आसपास तो था ही था। तो कहाँ हमारा 80-90 करोड़ का पॉपुलेशन, और कहाँ ये छोटे मोटे ये देश, ये साउथ कोरिया है उसका पॉपुलेशन ये अपने मुझे नहीं लगता 3-4 करोड़ से ज़्यादा हो। ये जापान है उसका पॉपुलेशन नहीं, अपना एक एक स्टेट जो है इंडिया का उससे कम पॉपुलेशन वाले ये सब कंट्री है एशियन टाइगर, जो कि 80s में जहाँ पे इकोनॉमिक मिरेकल हुआ था। सिंगापुर तो इतना सा ही है, ताइवान इतना सा ही है, जापान भी छोटा है, साउथ कोरिया भी छोटा है। तो क्या है कि उनको देख करके भी कोई बहुत ज़्यादा दुख नहीं होता। वो छोटे छोटे कंट्री है और वहाँ पे आप इकोनॉमिक जो ये, और दूसरा क्या है, पॉपुलेशन होमोजेनस है। अपने भारत की तरह ये 1000 लैंग्वेज, 1000 जाति, 1000 रिलीजन, 1000 स्टेट ऐसा बटा हुआ नहीं है, होमोजेनस पॉपुलेशन है। तो इस तरह से वो वहाँ पे काफ़ी कुछ एडवांटेजेस है बोल करके उनको कंपेयर, उनके साथ में कंपेयर करके भी दुख नहीं होता। दुख कब होता है? जब हम अपने को चाइना के साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि यही चाइना और यही भारत, ये भारत इंडिपेंडेंट हुआ 1947 के 47,
और चाइना में ये जो कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट है वो एस्टैब्लिश हुई उसके 1-2 साल के बाद में, मोस्ट प्रोबेबली 49-50 के आसपास में। तो हम दोनों के पास में भारत इंडिपेंडेंट हुआ, वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई, एक साथ में ही हुआ है। और अप टू 1980 1980 तक दोनों का इकोनॉमी पैरेलल ही चला है। आप कह सकते हैं कि इंडिया का इकोनॉमी शायद चाइना से अच्छा ही होगा, किंतु फिर 1980 में वो जो देंग श्याओपिंग वहाँ का वो जो एक निकला बहुत ही बुद्धिमान आदमी, बहुत ही महान लीडर, उसने जब चाइना को ये इकोनॉमिक मिरेकल के रास्ते पे जब लेके गया, जिस तरह से उसने अमेरिका के साथ में ये स्ट्रेटेजिक अलायंस किया, हम लोग ये सेक्युलरिज्म, ये सोशलिज्म, वो सब पागलपन में जब पड़े रहे, और उसने बड़ा शांति से अमेरिका के साथ में अलायंस करके ये WTO में एंट्री ले लिया। WTO में एंट्री तो बाद में मिला, किंतु वो जो बेसिक रिफॉर्म्स है उसने पहले से ही स्टार्ट कर दिए। उसको पता चल गया कि सोवियत यूनियन जो है वो किसी काम का नहीं है, अमेरिका के साथ में फ्रेंडशिप करो। जबकि इंडिया में पता नहीं ये सोवियत यूनियन और ये बाद में रशिया, उसके साथ में हमारा पता नहीं किस तरह का आकर्षण है, और अमेरिका के साथ में हमारे ये जो लीडर लोग हैं किस तरह का एक द्वेष रखते हैं। अमेरिका के साथ में अलायंस किया नहीं, झूठ मूठ का ये सोवियत यूनियन और बाद में रशिया को लेके पड़े रहे, बोल करके ही सोवियत यूनियन भी डूबा और साथ में इंडिया का इकोनॉमी भी डूबने लगा। जबकि चाइना ने बड़ा बुद्धि लगा करके अमेरिका के साथ में अलायंस किया, और फिर और बाद में जो हुआ आज तो जग जाहिर है कि उनका इकोनॉमी 1980s के बाद में कितना डेवलप हुआ है। ऑलमोस्ट 10% पर एनम के हिसाब से 10 इयर्स न कि इससे ज़्यादा उनका इकोनॉमी डेवलप हुआ है। अभी ऐसा नहीं कि वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, हजार प्रॉब्लम है, और ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट होने की वजह से और भी वहाँ पे सफरिंग ज़्यादा है। किंतु एक जस्ट आप नेशनल पावर या नेशनल प्रेस्टीज की दृष्टि से आप देखिए कि कहाँ आज चाइना है और कहाँ इंडिया है। तो क्या है कि उनको देख करके फिर हमको दुख होता है, और फिर हम ये जो जितना भी सीखते हैं स्वामी जी के बारे में या तो फिर भारतीय आध्यात्मिकता के बारे में, हमको फिर संदेह होने लगता है कि ये जो भारतीय ऋषि मुनियों ने 1000 साल तक तो इंडिया को डुबा के रखा, तो ये ठाकुर माँ स्वामी जी को फॉलो करके क्या दूसरे 1000 साल तक हम डूबे रहेंगे कि नहीं, माने डूबे रहेंगे कि क्या, माने ये संदेह हो जाता है। क्योंकि ये पावर जो है भारत में उपनिषद की शक्ति है थी पहले, अब फिर गीता की शक्ति थी, श्रीमद् भगवत गीता की, अद्वैत वेदांत की शक्ति, न कि अभी स्वामी विवेकानंद, माने मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर, अभी जैसे कि स्वामी विवेकानंद के कंप्लीट वर्क्स में देखने को मिलता है। ये जो पावर जो है वो नेशनल लाइफ में या तो फिर ये नेशनल लेवल पे कभी हमको फलीभूत हुए ही नहीं है। ऐसा एक भी देश, एक भी समय नहीं है कि जब इंडिया का जो माने स्टेट पावर जो है इतना स्ट्रॉन्ग था कि जिससे कि सब लोग डरते थे। पिछले 1000 साल में तो ऐसा नहीं हुआ। तो फिर वही हमको ये डर लगता है कि जब स्वामी जी ये कहते हैं कि भारत का जो मिशन है वो है लाइट स्पिरिचुअल, जो पॉलिटिकल ग्रेटनेस और मिलिट्री पावर इज नेवर द मिशन ऑफ आवर रेस। जहाँ यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं कि पॉलिटिकल ग्रेटनेस या तो मिलिट्री पावर भारत का मिशन कभी नहीं रहा, बट देयर हैज बीन द अदर मिशन गिवन टू अस विच इज टू कंजर्व ऑल द स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ द रेस। किंतु हमको और एक मिशन सुपुर्द किया गया है, जो कि है कि हमारे देश की, हमारी प्रजा की संपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति को एकीकृत करना, एकीभूत करना, एंड दैट कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी इज टू पोर फोर्थ इन अ डिल्यूज ऑन द वर्ल्ड। और ये जो कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी है, ये एकीभूत शक्ति है, वो जैसे कि महाप्रचंड तरंग की तरह पूरे जगत में छा जाएगी। और ये इसको इलुस्ट्रेट करने के लिए देखिए AI ने ड्राइंग भी इतना सुंदर किया है। तो दिस अब जब हम ये पढ़ते हैं तो हमको ये प्रश्न अवश्य होता है कि पहले भी तो अपने पास में ये उपनिषदों की शक्ति थी, माँ भई ही, यह जो था क्लेब्यम मास्म गमः पार्थ न एतत्वई उपपद्यते, तो यह सब तो पहले से ही कहा गया था।
तो फिर भी 1000 साल की गुलामी आन पड़ी, और आज भी हम ये पॉलिटिकल पावर और मिलिट्री पावर को छोड़ करके यह जो आध्यात्मिक पावर की एक अंधी दौड़ के आध्यात्मिक पावर के पीछे में जो पड़े हैं, क्या फिर से 1000 साल की गुलामी तो नहीं आ जाएगी? तो क्या करेंगे? मैंने यदि आ गई तो ये प्रश्न जो है हमारे मन में होता है, और इस प्रश्न का कोई सहज उत्तर नहीं है। देखिए, हम सबका ये कर्तव्य है कि यह जो स्वामी जी की भविष्यवाणी कहो कि स्वामी जी का विजन कहो, कि या तो फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि भविष्य में ऐसा होने वाला है, स्वामी जी ने देखा है, तो उसको चरितार्थ करने में हम लग जाए, काम में लग जाए, रेदर देन की बैठ करके स्पेक्युलेट करे, रेदर देन की बैठ करके अपने नसीब को कोसे कि कहाँ ऐसे देश में जन्म ले लिया जहाँ पे ये जो भूखे नंगे बाबा जी लोग बैठे रहते हैं, वो जो चिरूट पीते रहते हैं, ये वो जो भांग पीते रहते हैं, और ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या वाली बातें करते रहते हैं। वो अपने को भी बचा नहीं सकते, अपने भाई बांधवों को भी बचा नहीं सकते। इस तरह के किस तरह के फकीरों के देश में मैंने जन्म ले लिया, ऐसा बोल कर के हम अपने नसीब को कोस भी सकते हैं। और या तो फिर जो हम कर सकते हैं, स्वामी जी का ये जो आत्मश्रद्धा और दिव्य शांति को फैलाने का मैसेज है, उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं।